स्पेसिंग होता है 75 25 mm तक रहता है, 75 mm का जो डिस्टेंस होता है तो बड़ा वो आगे में लगाया जाता है, लेकिन ये जो पाइप में लगाया जाता है फिल्टर करने के लिए। हेलो कुणाल जी, हाँ बोलिए। ये क्वेश्चन है वो है कि द यील्ड ऑफ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर कितना 30 टाइम होता है ना? 30 टाइम्स होता है रैपिड। ये 20 बार ये एग्जाम वेदा पर देखे, फिर 2-4 गो पीडीएफ डाउनलोड किए थे ओहू में देखे, और अब एक indiabix.com करके है ओकरो पर देख रहे हैं। बाप रे, मतलब हर जगह छैले है ये क्वेश्चन। अरे तो एक ही जैसे कि बुक है जो स्टैंडर्ड है ना, वो गुप्ता ही समझ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन तो रहेगा नहीं। अच्छा, वही छाप ले है। चलिए तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 221 से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक ना? नजर आ रहा है ना? हाँ जी नजर आ रहा है। वाल्व का क्वेश्चन है, पहले में वैल्व पढ़े हैं ना, 3-4 तरह का होता है, तो ऐसे देख लेंगे आंसर, हमको खुद नहीं वाल्व के बारे में आइडिया है। देखिए स्कोर वाल्व है ना, इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको कहाँ पे लगाएंगे? लो पॉइंट के पास लगाएंगे या हाई पॉइंट के पास या जंक्शन पॉइंट, या कहीं पे भी लगा सकते हैं, बताइए। हाई पॉइंट का जी, हम पढ़े हैं एग्जाम में पे हाई पॉइंट। स्कोर वाल्व है ना, जहाँ स्कोरिंग होगा वहां पे लगाएंगे। ए के साथ जाइए ना। अच्छा, ए के साथ जाइए, आंसर देखिए तो क्या देता है, देख लेते हैं, हमको भी यही लग रहा है। हाँ ये तो हमरो पहले लगा था जब एग्जाम में पे मारे थे, तो लगता है आंसर बी दिया था। नहीं, ए आंसर है, लो पॉइंट। और ना तो हम इतना ऐसे ही हो गए। अच्छा ये बताइए, इफ द लेवल ऑफ source of water is higher than the place of consumption, the system adopted for supplying water is, कौन सा सप्लाई के लिए करेंगे? मतलब बोल रहा है ना कि सोर्स ऑफ वाटर जो हायर लेवल पे है। ग्रेविटेशनल। हाँ ग्रेविटेशन, बी नंबर। ग्रेविटेशनल होना चाहिए ना, देख लेते हैं इसको। हाँ ठीक है, ग्रेविटेशनल ही है। फिर है when high level spots are not available for the construction of ground level reservoir, elevated reservoir can be used। हाँ तो ये तो हमको लगता है कि एग्री होना चाहिए इस बात पे। थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, हाई लेवल स्पॉट्स आर नॉट अवेलेबल, कहने का मतलब है कि हाई लेवल पे कोई जगह ही नहीं बचा है ये रिजर्वायर बनाने का, तो ग्राउंड ही लेवल रिजर्वायर है, उसको एलिवेटेड रिजर्वायर यूज कर रहा है ना। क्या बोलना क्या चाह रहा है, पढ़िए तो क्वेश्चन। When high level spots are not available for the construction of ground level reservoirs, elevated reservoirs can be used। यानी कि जब हाई लेवल स्पॉट अवेलेबल नहीं है ग्राउंड लेवल रिजर्वायर के कंस्ट्रक्शन के लिए, तब एलिवेटेड रिजर्वायर यूज किया जा सकता है। हाँ हाँ, तभी जैसे कि हाई लेवल पे क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग का पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ सके, तो ग्राउंड लेवल पे करेंगे ही तो तब तो नहीं फ्लो कर पाएगा पानी। हाँ क्या बोलते हैं आप लोग? एलिवेट कर देंगे इसको कुछ। हाँ एलिवेट कर देंगे। सही तो लग रहा है। एग्री है ठीक है ठीक है। हाइड्रेंट का तो पढ़े नहीं अभी। कोई काम का लग रहा है इसमें से। ये बताइए, द वाल्व प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन अ ट्यूब वेल इज, वाल्व जो प्रोवाइड करते हैं सक्शन पाइप इन ट्यूब वेल, वो कौन सा होगा? लुइस वाल्व, एयर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व या रिफ्लक्स वाल्व? वाल्व के बारे में तो लगता है कि पढ़ना था इसमें, 6 तरह का वाल्व होता है ना, टैंक में शायद पढ़ना था। डिजाइनिंग ऑफ टैंक में था ये सब बात। चलिए छोड़िए, इसका आंसर देख लेते हैं। बी होगा। बी होगा, बी। क्या बी? बी होगा, रिफ्लक्स वाल्व। हाँ बताइए क्या है? एयर कौन सा डी बोल रहे हैं? रिफ्लक्स वाल्व। हाँ रिफ्लेक्ट मैम लिखो, मतलब वीडियो में बताई थी, पता नहीं अनअकैडमी पे ही पढ़े थे, पता, लेकिन जेल में देते हैं। रिफ्लक्स वाल्व को बोलते हैं कि वन वे वाल्व, ऐसा कुछ क्या है? हाँ शायद वही है। हाँ ठीक है, क्या है कि हमको तो ये पता है कि सक्शन पाइप जो होता है ना ट्यूबवेल में,
उसको वन वे रखते हैं। ऐसे भी देखिए चापाकल और ट्यूबवेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चापाकल का भाल्व जब कट जाता है तो पानी नीचे चला जाता है, यानी कि 7-8 बार हम लोग पहले हैंडल मारिए तब जाके पानी आएगा, यानी उसका भाल्व जो है खराब हो चुका है। तो भाल्व क्या करता है ना, ट्यूबवेल पानी को ऊपर बनाए रखता है, वन वे होता है, वो ऊपर आने देगा लेकिन नीचे जाने नहीं देता पानी को। तो रिफ्लक्स भाल्व भी वैसा ही होगा, सब सही है, वन वे। भाल्व के बारे में लगता है कि मैम क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तो रहने देते हैं इसको। और क्वेश्चन पूछिए, इसमें तो खत्म हो गया कहानी। अब देख रहे हैं पंप्स वगैरह तो अभी पढ़े हैं नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं ये सब आएगा, ये सब लेआउट से रिलेटेड है, तो अभी पढ़ेंगे वो सब तब ना आएगा। तब और किसी के पास क्वेश्चन है तब तक पूछिए। एक बार गुप्ता भी देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं इकट्ठा किए हैं आज? आप इकट्ठा किए हैं अनुज भाई? आकाश भेजे थे ना एक। उसमें तो आंसर दिया हुआ था, तो उसका था तो। आज बोल रहे हैं ना कि इकट्ठा कर ही रहे थे, तो एक ही क्वेश्चन हर जगह बार बार आ रहा था, तो नहीं मतलब डाउनलोड किए। ऐसे डाउनलोडेड है पीडीएफ, लेकिन सब एक ही क्वेश्चन जो कल पढ़ चुके नहीं, हैं। एक और आकाश वाला ही देखिए ना। अच्छा उसको तो देखेंगे, लेकिन इसको फिर स्टार्टिंग से कर लेते हैं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए थे इसमें से। ठीक है। अरे यार कितना पेज लिखे हैं, 4250 लिख के रखे हैं। चलिए यहाँ से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर। द कंजप्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बात तो सही लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर अगर ज़्यादा रखेंगे तो कंजप्शन ऑफ वाटर तो ज़्यादा ही होगा। उसका रीजन दिया है यहाँ पे कि हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉजेज मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर। तो रीजन और एसर्शन दोनों मेरे हिसाब से सही है। बताइए आप लोग। हाँ दोनों सही। क्या बोलते हैं? यही नंबर होना चाहिए। ए नंबर होना चाहिए। हाँ। ए आंसर ए है, सही है। थोड़ा देख लेते हैं और बाकी चीज भी, जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड जो होता है ना, कंजप्शन ऑफ वाटर जिसको बोलिए, तो साइज ऑफ सिटी, सिटी बड़ा होगा तो वो बढ़ेगा वाटर डिमांड। प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री रहेगा तब तो बढ़ेगा ही। क्लाइमेटिक कंडीशन पे वही डिपेंड करता है, समर सीजन विंटर सीजन। या एक तो बोल रहे थे ना, जैसे कि क्या नाम है उनका, मृगांक सर बोल रहे थे ना कि क्लाइमेटिक कंडीशन कहने का मतलब है कि ये एक हिमालय का लें और एक गुजरात का लगता है बता रहे थे उस केस में। फिर है हैबिट्स ऑफ पीपल एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस। हाँ ठीक है, कहने का मतलब है कि एलआईजी और एमआईजी का बात यहाँ पे हो रहा है, तो एलआईजी वाला कम यूज करेगा और एमआईजी वाला ज़्यादा यूज करेगा। फिर है क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर ज़्यादा मेंटेन करके रखें तो पानी ज़्यादा यूज होगा। फिर है प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि ऊपर था अभी। इफिशियंसी ऑफ वाटर वर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बारे में बताइए कोई। बताएं। बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने के गाँव में वाटर सप्लाई वाला बिछवाया है सब, मुख्यमंत्री नल जल योजना वाला। सब ऐसे ही न अच्छा से नल कसा है, न पंप अच्छा से लगा है, कभी इन्हें टूट जाता है कभी इन्हें फूट जाता है, तो पानी का वेस्टेज भी होता है। और जनरली कोई भी आदमी उसको चुरा भी सकता है पानी वाला। तो वही है कि इफिशियंसी कितना है आपका वाटर वर्क एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे घपला उपला नहीं ना किया है वाटर वर्क करी पे जी, ये सब। अच्छा सही बात। मतलब हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा से कैसा है? काम किया।
हाँ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे भी डिपेंड कैसा है करेगा। ना। हाँ अच्छा, कॉस्ट ऑफ वाटर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर है चार्जिंग मेथड। अच्छा, चार्जिंग मेथड कहने मतलब कैसे पैसा ले रहे हैं, मीटरिंग पे ले रहे हैं या फिक्स्ड मंथली रेट पे रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा। हाँ और मीटरिंग पे बहुत सारा कम नहीं। पानी हाँ फिक्स पे ज्यादा वेस्ट होगा। हाँ, फ्लो वाला एक नहीं लिखा है, इंटरमीडिएट फ्लो था और एक कंटिन्यूअस था ना ऐसा। वही चीज वाला लिखा है इंटरमीडिएंट और कंटिन्यूअस वही चीज ना है। कहाँ पे? इंटरमीडिएंट मतलब मीटरिंग अगर कर दिया है तो इंटरमीडिएंट टाइप ही ना देगा, या तो सुबह शाम दोपहर ऐसे करके देगा, जबकि कंटिन्यूअस फ्लो में फिक्स अगर मंथली रेट है तो उसको मतलब देना पड़ेगा ना। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब हुआ ना कि मीटर कहने का मतलब है कि जितना पानी लीजिएगा, जैसे बिजली बिल कैसे उठता है आपका, हाँ समझ रहे हाँ हैं? वो वाला यहाँ पे बात हो रहा है कि अच्छा, हम दोनों को एक ही समझ लिए थे। दोनों अलग है। चलिए छोड़िए, इस क्वेश्चन पे आइए। लगता है साइज थोड़ा सा कम करना चाहिए। आप सही है। बताइए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय, ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन, क्वालिटी ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर, सबसे अफेक्ट करेगा। टी डी नंबर। हाँ चलिए लिखते हैं, टी आंसर सही है। ये बताइएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉज अ डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन। पर कैपिटा कंजप्शन को डिक्रीज कौन करेगा, बताइए। हॉटर क्लाइमेट टू इंक्रीज, मीटरिंग सिस्टम। यही होगा। मीटर सिस्टम कर देंगे तो संभाल के यूज करेंगे, सही बात है। यही होगा। सब यही ठंडा है, हो गया। यही है। ये बताइए, आवरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजुअली टेकन एज। आवर 1.5 1.5 ना, ये सही है। एक बार देख लें क्या सीजनल वेरिएशन क्या बोलता है जी। अच्छा, वो जो सीजन पे वेरी करता है वो है ड्यूरिंग समर, और फिर विंटर का बात कर रहा होगा। फिर डेली वेरिएशन वही हो गया कि हॉलीडे के दिन या फिर फेस्टिवल के दिन या संडे के दिन ज़्यादा वेरिएशन होता है। आवरली वेरिएशन मॉर्निंग में ज़्यादा और शाम में ज़्यादा, यही बात ना है। हाँ वही लिखा है, 6 to 10 टाइम लिखा है मॉर्निंग में, और 4 to 8 लिखा है इवनिंग में, ठीक है। और फिर ये यही कल बता रहे थे दीपक जी, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे है ना, आपको कल बताए थे ना, हाँ जी। जो आप पूछ रहे थे पूरा फुल फॉर्म, तो वो हुआ। और उसी को पीक डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पीक डिमांड 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड में होगा। अब इसी को एवरेज डेली डिमांड में कीजिएगा ना तो 2.7 हो जाएगा। हाँ 2.7 हो जाएगा, 1.8 से गुना होगा तब। तो मैम का क्वेश्चन यही था ना कि पीक डिमांड जो है ना, वो मैम आवरली डिमांड में नहीं पूछी थी, डेली एवरेज डेली में पूछी थी, तो 2.7 होगा आंसर उसका। हाँ इसी से डिराइव करके आएगा। ये वाला बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ ए सिटी है जो कितना है, 10 to the power 1 लाख। बोलिए। 1 लाख। डी होगा। 1 लाख है। हाँ 2.7 पीक आवरली डिमांड बताइए कौन सा कितना, डी। टी 2.7 वाला ना। हाँ हाँ ठीक, एवरेज डेली कंजप्शन जो है इतना है मैक्सिमम। हाँ डेली में पूछा है ना, तो ठीक है 2.7 वाला होना चाहिए। तो डी ही आंसर है। यहाँ पे देखिए कन्वर्जन भी थोड़ा सा देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो कंफ्यूजन है। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड जो है, पीक डिमांड जिसको बोलते हैं 1.5 एवरेज आवरली डिमांड हुआ। अब आवरली को लिख दिया 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, दोनों में रिलेशन होता है। फिर हो जाएगा 2.7 एवरेज डेली डिमांड, और एवरेज डेली डिमांड दे रखा है 1 लाख, तो हो गया इतना इंटू करने के बाद। चलिए ये क्वेश्चन बताइएगा, कर चुके हैं पहले क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स को किस चीज़ पे डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली डी। डिमांड, मैक्सिमम अर्ली डिमांड, या मैक्सिमम अर्ली डिमांड फॉर अ मैक्सिमम डे, किस पे करेंगे? डी पे डी नंबर करेंगे। होगा। हाँ हाँ जितना मैक्सिमम है उतना पे कर देंगे ना, सही जवाब है। फॉर्मूला फिर से लिख दिया है। ये बताइए, ये बार बार आ चुका है क्वेश्चन। हैकर तुम बताओ तो इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ दें क्या? एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स। यानी साफ साफ बोला जा रहा है कि कंपेयर करना है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज और अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। तो कंपैरिजन है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज के विथ रिस्पेक्ट टू अर्थमेटिकल इंक्रीज, तो कौन सा ज्यादा वैल्यू देगा, अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिकल, खाली इतना बताओ तो। कहाँ से हो गया थे? इसमें क्या होता है ना, हम बता देते हैं, लेकिन चाहिए 1 मिनट। एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ठीक है, इसमें आपको पता है, इसमें हायर वैल्यू देगा।
कौन हायर देगा? ये आपका देगा ये ज्योमेट्रिक मीन में। देखिए उसमें क्या था ना कि अरिथमेटिक मीन में इंक्रीज मेथड में ना जो हम लोग डिजाइन करते थे तो वो हाँ मतलब ठीक तो कि बोले फोरकास्टिंग मतलब हाँ ओल्ड शेडो सही है सेटिंग के लिए करते थे। ठीक है। और ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिक इंक्रीज इंक्रीज मेथड में ज़्यादा ना वैल्यू देता है, लेकिन तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड क्या देगा? कम देगा, लेसर हाँ वैल्यू नहीं। हाँ आंसर होगा लेसर वैल्यू, लेकिन तुम इंक्रीज बोले मेथड था। सही वो बात हाँ सही है लेसर वैल्यू, लेकिन बोल आंसर बोला। ये क्वेश्चन जो है ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको बना लीजिएगा, इतना छोटा न्यूमेरिकल मैम दे सकती है। सिंपल क्वेश्चन है, 3 कंसेक्यूटिव ईयर का दे दिया है और बनाने के लिए बोला है कि ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से बोला है बनाने के लिए। हो जाएगा ये? डी आंसर। डी आंसर आएगा? हाँ डी तो आएगा। हाँ डी ही आएगा, सोल्व किया है। यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल एवरेज जो लिया है ना, वो कह सकते हैं कि ऐसे हम लोग को नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लिया है बनाते समय, आंसर भी शायद इसी से मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग वो अर्थमेटिक मीन नहीं निकाला यहाँ पे, मतलब अर्थमेटिक मीन निकाल दिया, ज्योमेट्रिक मीन निकालना था इसको। चलिए ये देखते हैं, लेकिन आंसर शायद एग्जैक्ट आ गया उसको। द सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर अ यंग एंड रैपिडली इंक्रीज, अभी तो बोल रहा था हैकर, इसका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज होना चाहिए ना। हाँ जी। हाँ ये होगा। देखिए ये स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, लेना है तो ले लीजिए। देखिए अर्थमेटिकल इंक्रीज के लिए बोला है कि ओल्ड होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए और इस्टेब्लिश्ड सिटी होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज के लिए बोला है कि यंग एंड रैपिडली ग्रोन सिटीज, ये तो समझ रहे हैं जो अभी ऑप्शन में था। और अनलिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन भी उसका हो सकता है ना, यही बात है ना। फिर है इंक्रीमेंटल इंक्रीज है तो वही कम्बिनेशन, दोनों का कम्बिनेशन करके ऐड कर देंगे तो फॉर्मूला आता है ना। और ग्राफिकल में तो बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ये देता है, वेरी अप्रोक्स देता है, यानी कि लगभग सही ही दे देता है ये। ये बताइए, ये क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है। द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन अ वेल ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम, यानी कि वेल ये वाटर टेबल जो है उसका डिप्रेशन कहाँ पे होगा? तो एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द वेल, क्लोज टू द वेल, एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द वेल, या नन ऑफ द एबव। समझ में नहीं आ रहा जी। क्लोज द वेल होगा, क्लोज टू द वेल। क्लोज टू द वेल, हाँ आंसर सही है वही है। सही है, क्लोज टू द वेल ही आंसर होगा। बोल रहा है क्वेश्चन ना कि वाटर टेबल कहाँ पे कम दिखाएगा वेल में, तो वेल के नजदीक अगर आप एक पंपिंग सिस्टम लगा देते हैं तो ज्यादा कम जाएगा पानी, वेल में आएगा ही नहीं। ऐसे समझिए ना कि कुआं के बगल में वो लगा दिए पंपिंग सिस्टम, तो आपका कुआं का लेयर भाग जाएगा ना। हाँ वो तो है, मतलब हम सोच रहे थे कि एक्यूरेट डिस्टेंस कहीं चारों बगल होता होगा। नहीं, यहाँ कुआं और पंपिंग का रिलेशन बताया हाँ है, बी आंसर क्लोज टू द वेल है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछे। ये बताइए, ये क्वेश्चन कर चुके हैं ड्राइंग वाटर के लिए, तो किसका यूज करेंगे? इनटेक। इनटेक। इनटेक का यूज। अच्छा एक्वीफर एक्विक्लूड इस सब के बारे में पता है, फिल्टर के बारे में? फिल्टर तो ठीक है, वो फिल्टर फिल्टर तो पता है। कर एक्वीफर और एक्यूफर एक्विक्लूड। एक्यूफर कुछ नहीं, एक लेयर होता है, दो परमिएबल। इम्परवियस, दो हाँ इम्परवियस लेयर के बीच एक परवियस लेयर होता है, और दोनों जब दोनों तरफ से जब प्रेशर लगता है तो अचानक से मतलब ग्राउंड पे वाटर निकलने लगता है, तो उसको हम लोग एक्वीफर बोलते हैं। और एक्वी क्लाउड जो होता है वो मतलब परवियस होता है, मतलब वाटर जो है वो उसके पास रहता है, लेकिन ग्राउंड पे वो मतलब वो कर मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब ग्राउंड पे निकाल नहीं। निकलता नहीं है। हाँ वो एक्वीफर हो गया। और एक होता है एक्वी फग होता है। वो एक्वी फग जो होता है उसके पास वाटर होता भी नहीं है और ना ही वो वाटर को निकाल सकता है। और एक होता है एक्वी टार्ड होता है। और एक्वी टार्ड हाँ, ना होगा लग नहीं रहा है याद, कुछ आर्ट। नहीं याद है वो। देखते हैं नीचे में ऐसे क्या क्या उसका लिखा है। फोटो है मेरे पास, हम भेज देंगे। हाँ है अच्छा ये ठीक यहाँ। है, इसमें 2 चीज लिखा है सिर्फ,
एक्वीफर लिखा है और एक्वीक्लूड लिखा है, एक्वीटार्ड नहीं लिखा है। नहीं, इसी से में आता है। अच्छा ठीक है, एक्वीफर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्वीफर आर द परमिएबल फॉर्मेशन having a structure which appreciable quantity of water to move through them under ordinary field condition. These are geological formation in which groundwater occurs. अच्छा, इसी में ग्राउंड वाटर अकर करता है, एक्वीफर में ही। परमिएबल फॉर्मेशन हुआ मतलब पास कर सकता है पानी इस तरफ से उस तरफ। तो ये स्टैंड और ग्रेवल में ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर हुआ एक्विक्लूड्स, एक हुआ एक्विक्लूड्स आर द इम्परमिएबल फॉर्मेशन, ये इम्परमिएबल होगा which contains water but not capable for transmitting or supplying a sufficient quantity। जैसे क्ले में पानी रहेगा तो क्ले से पानी आप लगता नहीं खींच पाइएगा, तो वो एक्विक्लूड्स में आएगा। और सैंड और ग्रेवल परमिएबल हुआ ना, इससे पानी निकल सकता है। और इंटेक तो वही हुआ जहाँ से पानी हम लोग लेते हैं। इस साफ करने की कैपेसिटी के आधार पर बांटा गया है ना। हाँ हाँ, मतलब सैंड में ऐसे समझिए ना कि सैंड में क्या करते हैं हम लोग, ये मान लीजिए कि ये जाते हैं नदी में, तो सैंड को निकालने पे पानी आने लगता है ना ऊपर। हाँ, फल्गु तो नदी में हाँ, एक्वीफर हो गया। और एक्विक्लूड का मतलब समझिए कि क्ले में ठीक है, गीला क्ले है तो उसमें ये तो पता है कि पानी है, सैचुरेटेड कुछ है, लेकिन कितनों उसको दबा दीजिए तो पानी नहीं निकलेगा, तो वो हाँ। एक्विक्लूड जैसा समझ सकते हैं। हालांकि ये सब सब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो कि ग्राउंड वाटर के लिए यूज होता है, हम ऊपर ऊपर बता रहे थे अभी। इनटेक वाला तो समझ ही गए, ये क्वेश्चन सही नहीं है हम लोग के लेवल का। हाँ ये बताइए, सेक्शन ऑफ पाइप इन ट्यूबवेल अभी आया था ना, ये इसका आंसर क्या बी था? नंबर। रिफ्लक्स, बी हाँ, नंबर था। रिफ्लक्स। रिफ्लक्स। हाँ, दिया है कुछ बारे में? हम्म। हाँ जी दिया है, देखते हैं। एयर रिलीज वाल्व और एयर रिलीफ वाल्व। अच्छा, वो एयर रिलीज करेगा, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। चेक वाल्व क्या है जी? क्लैक वाल्व, नन रिटर्न वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व, रिटेनिंग वाल्व, वन वे वाल्व। अच्छा, हाँ तो सही तो है, इतना सारा नाम है जी। समझ रहे हैं, वन वे वाल्व का हमको वन वे वाल्व पता था कि ये चापाकल में वन वे वाल्व रहता है, क्या है कि देखें उसका कंस्ट्रक्शन होते हुए। is a valve that normally allow fluid to flow through it by one direction। अच्छा, ये सब सबका काम है वन ही डायरेक्शन में फ्लो करना। तो ऊपर में पूछा था ना कि ये ट्यूबवेल में कैसा रहता है, तो वही वन वे ही होता है उसमें। प्रेशर रिलीफ तो समझ रहे हैं कि ये सेफ्टी वाल्व होगा जो कि प्रेशर को कंट्रोल करेगा ना, यही नहीं लिखा है? कंट्रोल और लिमिट द प्रेशर। गेट वाल्व एक स्लुइस वाल्व है, इसको भी देख लीजिए। लीनियर मोशन वाल्व एंड आर यूज टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइपिंग। अच्छा, ये मतलब कि नल जैसा समझ लीजिए इसको, यानी कि इसको गेट समझिए ना कि गेट है तो पानी को आने जाने के लिए है, बंद कर दीजिएगा गेट तो पानी नहीं जाएगा, खोल दीजिएगा तो जाएगा। 6 तरह का एगो होता है वाल्व, हमको अभी ध्यान में नहीं है वो, ये में होता है क्या बोलते हैं, टैंक में होता है, जो डिस्चार्ज टैंक है ना। ये बताइए, ट्यूबवेल का मैक्सिमम डिस्चार्ज पूछ रहा है, हमको नहीं पता है। 6 तरह का, वो रैपिड सेंड वाला क्या? रैपिड हाँ हाँ सेंड में उसी जब, में हाँ हाँ हाँ, कंस्ट्रक्शन पूरा था ना। हाँ हाँ अच्छा, होता है। वही कि फिल्ट्रेशन करते समय किसको किसको ओपन रखते हैं, वाल्व होता है ना। फिल्ट्रेशन करते टाइम 1 और 2 को रखते हैं ओपन, और मतलब जब बैक वॉशिंग करते हैं तो 1 और 2 को छोड़कर चारों को हम लोग ओपन रखते हैं। अच्छा, हाँ तो वही वही सबका वाल्व का नाम भी था और फंक्शन भी था। मैम नाम नहीं बता। हाँ, ऐसे तो जनरली वाल्व का नंबरिंग से ही जाना जाता है, 1 to 6। हाँ, नंबरिंग ही था। हाँ वही वाला का बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ए ट्यूबवेल इज अबाउट कितना होता है जी? देख लेते हैं, आंसर नहीं याद है इसका आंसर। बी आंसर दिया, यानी कि 50 लीटर पर सेकेंड। क्या? हाँ 85। 50 लीटर पर सेकेंड होता है ना ट्यूबवेल का, यानी कि बहुत कम ही है मानिए तो। ये तो समझ रहे हैं कि ये डिस्चार्ज पे होता है। सैलो वेल और डीप वेल है, तो डीप वेल का ज्यादा डिस्चार्ज रहेगा, डेप्थ पे हम लोग ने डिस्चार्ज पे कर देना है। ठीक है, ऑप्शन सी ही है। फिगर से कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख दिया मोटा हाँ जी, लेयर। मैम वाला ही फिगर है सर। हाँ,
डिस्चार्ज से लेना देना है। और लगता है यहाँ से हम लोग कर लिए ना, फिर भी देख लेते हैं और आगे। ग्राउंड वाटर क्या होगा? डिजॉल्व इम्प्योरिटीज तो होगा ग्राउंड वाटर में, ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटी से फ्री रहेगा। वही बात लिखा हाँ हुआ है सब। देख लीजिए थोड़ा सा, कुछ काम का है इसमें। सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जो रहेगा वो टर्बिडिटी कॉज करेगा, कलर और ओडर टू वाटर। इनऑर्गेनिक में क्या हो गया? क्ले, सैंड, सिल्ट, मिनरल हो गया। और ऑर्गेनिक में तो एनिमल का बॉडी हो गया, वेजिटेबल्स, जो भी किचन से निकलता है सब ऑर्गेनिक मैटर में आएगा। कोलाइडल इम्प्योरिटीज में क्या आ जाएगा? क्या लिखा है? स्मॉल पार्टिकल्स रिमेन डिस्पर्स्ड इन कोलाइडल फॉर्म में रहेगा वो। इसमें आपका सिलिका और क्ले हो सकता है, वो फाइनली डिवाइडेड। और डिजॉल्व इम्प्योरिटीज में क्या है? कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, गैसेज एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, ये सब रहेगा। क्वेश्चन गैसेज क्या था आएगा। कुंदन? डिसइंफेक्शन ऑफ क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में था हाँ। ना कि ग्राउंड वाटर में क्या नहीं होगा? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रहेगा, अच्छा। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज रहेगा, या बोथ रहेगा, या नन ऑफ द एबव। मतलब फ्री फ्रॉम, कौन सा फ्री मतलब नहीं रहेगा? तो सस्पेंडेड कहाँ से रहेगा ये ग्राउंड वाटर में? हाँ हाँ, नहीं रहेगा, हाँ। नहीं रहेगा, वही क्वेश्चन था। हम्म। ये बताइए, द पॉल्यूटेड वाटर कौन सा है जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो, कंसिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस रिटेंडिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज, या इज सेफ और सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज, इज कंटेमिनेटेड। बी नंबर होना चाहिए। बी। बी नंबर हमको भी लग रहा है। हाँ। अच्छा बताइए, कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कंटामिनेटेड वाटर क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, यार बी होगा, कंटामिनेटेड वाटर। कंसिस्टिंग ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस रिटेनिंग। बी ना, हाँ आंसर में बी दिया है, सब लिखा हुआ है बॉस, स्क्रीनशॉट का जरूरत है तो ले लीजिए। प्योर वाटर हो गया केमिकल कंपोजिशन, पोटेबल वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग है तो पोटेबल वाटर हो गया वो। फिर मिनरल वाटर जिसमें डिजायरेबल मिनरल प्रेजेंट हो। अच्छा ये पता है, आरओ से जो पानी निकलता है ना तो वेस्ट वाटर आता है, तो उसमें मिनरल्स का ये हो जाता है, मतलब कि जैसे तैसे मिनरल रहता है, ज्यादा कभी कम, ऐसे कुछ कुछ करके। तो उसका उतना बेकार भी नहीं होता है, बर्तन धोने नहाने वहाने में उसका यूज कर सकते हैं। हम लोग तो यूज करते ही हैं। जैसे अंकल का आरओ का प्लांट है ना, तो हम लोग बड़ा वाला टंकी जो 2000 लीटर वाला है ना उसी से भरते हैं। और भरने के बाद भी चूंकि आरओ में तो हमेशा चलते रहता है मशीन वहाँ ना, तो मछली का एक छोटा सा बना दिए हैं तालाब, उसी में पानी और जाते रहता है। तो उसमें मिनरल का मतलब कि ऐसे ये रहता है, क्या बोलते हैं, मतलब कोई डिजायरेबल मिनरल्स नहीं रहता है, अनडिजायरेबल मिनरल्स उसको कह सकते हैं। क्वांटिटी इधर उधर हिल गया है उसका, बैलेंस नहीं हाँ है। पानी भी आता है, पानी भी मिलता है बाजार में बिसलेरी का, तो दो तरह का मिलता है, सस्ता वाला हाँ हाँ, वो मिलता है जो मिनरल्स हुआ अच्छा। ही, वो तो मिनरल हुआ। आरओ वाला नहीं, बहुत सारा वेस्ट वाटर में निकाल देता है, जो कि देखने में तो लगता है कि वो सही है, वही उसी और का बात कर रहे हैं। सुनने को आता है कि जो क्रिकेटर पीते हैं उनका बहुत महंगा आता है, 600 रुपये का बोतल एक आता है। हाँ तो उसमें 500 और का अच्छा से हाइड्रोजनाइज रहता है वो, उसमें हाइड्रोजन युक्त रहता है। जो अपना विराट कोहली पीती है, अपना उर्वशी रौतेला पीती है। पीती है अच्छी बात है, हाँ ले मतलब लिया ना। एक्ट्रेस ना है, और और विराट विराट कोहली कोहली देखते हैं। पीता है। अच्छा ठीक है, उसका पॉल्यूटेड प्राइस वाटर देखते हैं। 3000 समझ रुपये गए हम। शायद बोतल मिलता है। अरे छोड़िए, हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं है बॉस। इधर देखिए, हम लोग को सप्लाई करने के लिए पड़ना है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उतना महंगा रखे तो कोई खरीदेगा नहीं हम लोग से। पॉल्यूटेड हम वाटर लोग जो देखिए। मिनरल पीते मतलब हैं पैथोजेनिक बिसलेरी बैक्टीरिया वगैरह, में कौन क्या क्या हो जाएगा? हाँ। सुनिए ना, बिसलेरी जो पीते हैं वो हम्म। प्योर आरओ होता है, उसमें भी बहुत सारा लगता है मार्केट नहीं, में आ गया है डुप्लीकेट। हाँ तो डुप्लीकेट आ गया तो उससे सारा बेकार रहता है। अभी हम पढ़ रहे थे न्यूज ना, लगता है कि 6 महीना पहले का ये न्यूज है। चेक किया गया ना तो कोई भी जो रेलवे स्टेशन पे वाटर मिलता है ना, कोई भी मिनरल युक्त नहीं था, सब बेकार था। के बाद तो वही तो सुने हम भी सोचते हैं कि बहुत सारा ब्रांड आ गया है। है हम्म। और ठेकिया हथवा से ठोक के लगा देता है उस सील वाला। अरे क्लोरीन का टेस्ट आ गया, समझिए कि मिनरल वाटर है, यही सबका मानना है। हाँ वो अजीब चापाकल टेस्ट के पानी से डिफरेंट हो गया, मतलब अच्छा है। हाँ वही बात है, तो पॉल्यूटेड वाटर देख पैथोजेनिक लेते हैं। बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या हुआ? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं पैथोजेनिक का, यानी कि वो रहेगा ना बैक्टीरिया पानी में तो तुम कौन पियोगे तो कौन सा डिजीज हो बैक्टीरिया? जाएगा।
उसमें कौन कौन सा बैक्टीरिया आएगा ये पूछ रहे हो? तो बहुत सारा होता है, कोकाई, स्पाइरुला, और भी बहुत सारा था यार, याद नहीं आ रहा है। बैसिलस बैसिलस हो गया, कोकाई, एस्पाइरिला। सब ये सब है पैथोजेनिक बैक्टीरिया ही है। प्रोटोजोआ भी है। प्रोटोजोआ हाँ तो वो बैक्टीरिया कह ना है सकते। जी। हाँ हाँ, तो बैक्टीरिया ही है। क्लास है ना जी। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है, 5 गो होता है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया। ये 5 क्लास होता है। हाँ। अरे जो हाँ भी वही है ना, समझिए ना जी, समझ रहे हैं ना। खाली ऊपर ऊपर समझना है ये सब। तो देखिए, पॉल्यूटेड वाटर में क्या होता है ना कि विच कंटेन्स अनडिजायरेबल सब्सटेंस दैट इज हार्मफुल बट डज नॉट कंटेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। देखिए, पॉल्यूटेड वाटर क्या है कि हार्मफुल तो है क्योंकि अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसमें मिल गया है, जैसे प्लास्टिक कचरा वगैरह, लेकिन उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं है। हालांकि इस बात ऐसा लगता है ना कि अनडिजायरेबल सब्सटेंस है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया पनप जाना चाहिए था उसमें। नहीं, खैर जो भी हो। सुनिए ना, हाँ बताइए। पॉल्यूटेड, मान लीजिए पानी में अगर आपका प्लास्टिक चल गया है, तो प्लास्टिक का छोटा छोटा कण अब जो जाएगा उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया के खाने लायक उसमें तो फूड बचा नहीं, तो अरे तो इसीलिए हाँ, होगा ये कि भी बात। पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन अनडिजायरेबल हार्मफुल है, काहे कि उसमें प्लास्टिक के क्या उसको बोलते हैं जी, पार्टिकल्स हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक मैटर वगैरह भी तो रहेगा। खैर छोड़िए, वो सब डिस्कशन का पार्ट नहीं है। कंटामिनेटेड वाटर देखिए, इसमें क्या है ना कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहेगा, उसको कंटामिनेटेड वाटर बोलेंगे। एक और चीज, चलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कंटामिनेटेड वाटर का पानी दिखने में साफ रहेगा, एस्थेटिक भी उसका सही रहेगा, लेकिन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे कूलर का पानी, याद रखिए ना जी, सी से कंटामिनेटेड, सी से कूलर, कूलर का पानी हाँ जी, कंटामिनेटेड। बताए थे, याद हो गया बहुत सारा, अब नहीं भूलेंगे। पूछ लीजिए आप कभी भी। वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा नहीं है? तो मलेरिया नहीं है, मॉस्किटो से होता है वो। अब यहाँ से तक कर लिए थे हम लोग ना। एसिडिटी मेन कॉज कौन करता है इसमें से? कार्बन CO2 ना। डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। हाँ, CO2 ही है। वही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और एसिड बन गया तो हो गया। बड़ा हैवी रिएक्शन है इसका। ये फेनोलिक कंपाउंड क्या था जी? सी लगता है जीरो ऑप्शन इसमें पॉइंट मारे थे हम। जीरो वन 001। यही ना। सी। फेनोलिक कंपाउंड का मैम लगता है नहीं लिखवाई है। मैम वाला जो आप भेजे थे दीपक जी, उसमें नहीं था फेनोलिक कंपाउंड। नहीं था। सी ही आंसर है। सी होगा। पढ़ ले क्या थोड़ा सा। Phenolic compound exist in water body due to discharge of polluted wastewater for industrial, agriculture और domestic activities in water bodies। ठीक है, ये सब के कारण आ जाता है फेनोलिक कंपाउंड। फिर है दीज कंपाउंड्स बोथ सर्व लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी करेगा ह्यूमन पे भी और एनिमल पे भी। फिर है कि वही कार्सिनोज का मतलब वही ना बता रहा था। कार्सिनोज मतलब आप सही बता रहे थे, जो कि कैंसर कॉज करता है लिविंग टिश्यू में। और करण बता रहा था कि लॉन्ग लास्टिंग बीमारी होता है कार्सिनोज। नहीं, मतलब लॉन्ग, कैंसर कॉज करता है। वही ना। ऐसे भी देखिए ना, यहाँ से कार्सिनोज कैंसर से मिलता जुलता लग रहा है। फिर है डैमेज टू द रेड ब्लड सेल लीवर इवन एट लो कंसंट्रेशन पे भी आपका लीवर को डैमेज कर सकता है। ठीक है, 0.001 ppm होना चाहिए। फ्लोराइड का तो याद है, 1.5 में फ्लोराइड होता 1.5। है। बी आंसर है, B answer है। अच्छा, मैम का जो आंसर था ना फ्लोराइड वाला, उस पे देखिए 1.5 mg। रुकिए हम देखते हैं, भेजा था करण, उसको थोड़ा सा डील डील कर लीजिए। करण सुमो कहाँ है? डाउनलोड होगा तब ना दिखाएगा। बड़ा कैसे होता है जी? एक बार क्लिक कीजिए, बड़ा हो जाएगा। और आप लोग जूम कर लीजिए, ठीक ना? देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, फ्लोराइड एंड आयोडीन के बारे में लिखा है कि इफ प्रेजेंट इन अ स्मॉल कंसंट्रेशन, यानी स्मॉल कंसंट्रेशन में है। ये आपका कौन सा है, क्या बोलते हैं, बीसी पुनिया का बुक है। बोथ फ्लोराइड एंड आयोडीन में बी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। यानी बोल रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी में होगा तो फ्लोराइड जो है ना यूजफुल होगा ह्यूमन के लिए, और मतलब ह्यूमन बींग के लिए यूजफुल होगा। फिर लिखा है
आयोडीन अप टू 1 ppm, जो आयोडीन अगर 1 ppm तक है तो ग्वाइटर से तो रिलीफ करवाएगा, ठीक है, ऐसे भी आयोडीन जरूरत होता है ना, जो गला में क्या हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गला फूल जाता है, उसको ग्वाइटर घेंगा नहीं बोलते बोलते हैं, घेंगा घेंगा। घेंगा, हाँ हाँ हाँ, हिंदी में घेंगा बोलते हैं उसको, उससे हम्म। बचाएगा, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन जो है 1.2 ppm तक रहेगा ना, 1.2 ppm तक, तो वो डेंटल कैरीज ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि डेंटल कैविटीज जो होता है ना चिल्ड्रेन में, कैरीज लिख दे, वहाँ पे कैविटीज होना चाहिए, तो बच्चे लोग डेंटल का बोन कैविटी डैमेज जो कर देता है। उससे बचाएगा यार। ये बीसी पुनिया का बात हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बीसी पुनिया का बात यही तो है ना, थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ। ऐसे हम लिखे हैं कि 1 से कम रहता है तो डेंटल प्रॉब्लम से बचाता है। हाँ तो यहाँ यहाँ पे देखिए ना, डेंटल डेंटल आप म्यूट कीजिए, हम बता रहे हैं अभी पहले। देखिए, एक्सेस कंसंट्रेशन होगा यानी कि 3 ppm तक, तो क्या होगा ना कि डेंटल न्यूरिसेस और ये मोटेल्ड इनामिल इन चिल्ड्रन, तब जाके मोटलिंग ऑफ टीथ होगा। और फ्लोराइड्स में एस्टिमेटेड क्या लिखा है, कैलोमेट्री बाय डेवलपिंग अ कलर, फिर तो उसके बाद तो वही लिखा है कि कैलोमेट्री वगैरह से हम लोग कलर, या क्या लिखा है, जिरकोनियम, ऐसे कुछ करके लिखा है। तो यहाँ पे रेंज का जहां तक बात हुआ ना, तो यही ना बोला कि 1 ppm तक रहेगा तो क्या करेगा दांत को, और 1.2 ppm तक रहेगा तो हेल्दी बनाएगा और दांत को, यही ना बोला, कैविटी से बचाएगा। और यही बात आईएएस मास्टर में भी लिखा हुआ है। आईएएस मास्टर का पेज देख लीजिए, ये आईएएस मास्टर का पेज है, ठीक है। तो देखिए, अप टू 1 mg लीटर यानी 1 ppm तक रहेगा, तो प्रिवेंट डेंटल कैविटी से बचाएगा, फ्लोराइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टीथ इट कंबाइंस केमिकली विथ टूथ इनामेल, यानी दांत जब बच्चा का उगता है तो उसके साथ कंबाइन कर जाएगा फ्लोराइड, और एनामेल कोटिंग जो होता है ना दांत को, उसको और मजबूत बनाएगा, हार्डर बनाएगा, स्ट्रॉन्गर बनाएगा। और क्या है, टीथ आर मोर रेजिस्टेंट टू डीके, यानी डीके से बचाएगा ही, कहने का मतलब यही ना हुआ। फिर बोला है कि एक्सेस वैल्यू यानी कि 1.5 से 2 ppm तक रहेगा, तब डीकलरेशन ऑफ टीथ यानी कि मोटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा दांत, जो कि इन्फेंट्स में इसका कोई असर नहीं होता है। इन्फेंट्स आर अफेक्टेड, मतलब बच्चे को अफेक्ट करेगा, एडल्ट को नहीं। और 5 से ज्यादा होगा तब तो वही बोन फ्लोरेसिस जो होता है वो होगा। और एक्सेस डोजेज अगर फ्लोराइड का है ना, तो बोन फ्लोरेसिस एंड अदर स्केलेटन एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगा, मतलब टेढ़ापन वगैरह आ जाएगा। और एक्सेप्टेबल लिमिट 1 mg से लेकर के 1.5 तक है, मतलब 1 mg से 1.5 के बीच में रहना चाहिए, 1.5 हो गया तो वो कॉज ऑफ रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये हुआ बीसी पुनमिया और आईएएस मास्टर का। अब संतोष गर्ग में आते, मतलब इसके गर्ग में आते हैं। मैम फोटो ये भेजी थी, तो कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ से पढ़िएगा, ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, हम जूम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। और तो फ्लोराइड कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.8 to 1, जो कि मैम लिखवाई है, 0.8 से 1 तक रहेगा ना तो हार्मफुल रहेगा। ये क्या करेगा ना कि डेंटल कैविटीज टूथ डीके करेगा, ठीक है। उसमें लिखा था टूथ को और मजबूत बनाएगा, और इसमें लिखा है कि टूथ डीके करवाएगा, ठीक है। और एक्सेसिव कैविटीज जो है टूथ में हो जाएगा, ठीक है, यंग चिल्ड्रन में खास करके। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, कारण लिखा है कि कैल्सिनेशन ऑफ परमानेंट टीथ हो जाता है, और हायर फ्लोराइड कंसंट्रेशन रहेगा, यानी कहने मतलब कि 1.5 से ज्यादा, तब तो वो मोटलिंग ऑफ टीथ जानते ही हैं, वही लिखा हुआ है। सो मेनी अगेन बी हार्मफुल कॉजिंग, क्या लिखा है, स्पॉटिंग ऑफ डीकलराइजेशन ऑफ टीथ, वही मोटलिंग वहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर 5 से ज्यादा वाला मैम तो लगता है लिखे हुए की थी कि बोन फ्लोरेसिस हो जाता है। तो समझ गए डिफरेंस, मैम का ऑब्जेक्टिव मारिएगा क्या, जो मैम लिखवाई है वही। हाँ। और लेकिन ये दिमाग में बात रखिएगा कि थोड़ा सा चेंज भी है। कहाँ से बैक हो गई, तो यहाँ पे आया इसलिए बता दिए थोड़ा सा, आज डिस्कशन कर रहे थे हम। हाँ, और हम लोग का डिस्कशन का पार्ट क्या था, हाँ फ्लोराइड का रेंज पे हम लोग बात कर रहे थे ना, तो 1.5 से ज़्यादा होगा तब तो वो कॉज ऑफ रिएक्शन भी हो जाता है। फ्लोराइड के बारे में और थोड़ा सा पढ़ ले क्या। फ्लोराइड इज फाउंड नेचुरली इन सॉइल, फ्लोराइड जो होता है वो सॉइल में होता है, वाटर में भी होता है, फूड में भी होता है, सब चीज़ में होता है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली फॉर यूज इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में ये सिंथेटिकली इसको मिलाया जा सकता है, यही क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस सिंथेटिकली, हाँ ठीक है, मैनमेड भी बनाया जा सकता है। टूथपेस्ट में रहता है, माउथ वॉशेज और वेरियस केमिकल प्रोडक्ट में इसको सिंथेटिकली हम लोग बना करके डाल देते हैं, ठीक है। फिर वाटर अथॉरिटीज ऐड फ्लोराइड टू द म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर अथॉरिटी जो है वो फ्लोराइड ऐड करता है अगर कम मात्रा में है तो, बिकॉज स्टडीज हैड शोन दैट एडिंग इट इन एरियाज वेयर फ्लोराइड लेवल इज इन द वाटर आर लो, अगर लो है, कैन रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ टूथ डीके इन लोकल पॉपुलेशन, यानी कि टूथ डीके को क्या करता है वो रिड्यूस करता है, ठीक है। और टू मच अगर फ्लोराइड हो गया तो वो डेंटल फ्लोरोसिस कर देगा, स्केलेटन फ्लोरोसिस कर देगा, विच कैन डैमेज बोन्स एंड जॉइंट्स। और वर्ल्ड WHO क्या बोला है ना कि 1.5 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली में,
ये 1.5 है यहाँ पे, तो 1.5 mg पर लीटर तक होना चाहिए, यानी 1.5 ppm तक WHO भी रिकमेंड किया है, और हम लोग का BIS जो है ना वो भी बोला है 1.5 ही। अब आ जाते हैं EDTA। EDTA बताइए किसके लिए करते हैं? EDTA जो टेस्ट है, मतलब एक सॉल्यूशन ये है कि वो हार्डनेस। हार्डनेस में नहीं यूज हार्डनेस करते के हैं। लिए। हाँ, हार्डनेस के लिए ही यूज करते हैं, वही चीज लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, थोड़ा मैम से मिलता जुलता डेटा है। 0 से 600 रहे, मतलब 60 तक रहेगा तो सॉफ्ट उसको कहेंगे, और 61 से 120 लिखा है मॉडरेटली हार्ड। हालांकि मैम का लगता है कि कितना था, 75 से 115 था ना मॉडरेटली हार्ड का। डाटा वेरी करता था। ड्रिंकिंग वाटर और के लिए था वो। हाँ, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं मॉडरेटली हार्ड तक तो ये करते हैं, allow करते हैं। आवाज दोगुना रिपीट होती करके है, दोगुना करके है। 75 से कम अगर रहेगा तो सॉफ्ट, 75 से 150। सुनिए ना। हाँ बोलिए। हेलो। कह रहे हैं कि 75 से 200 क्या था, मतलब 200 जो था mg इसी में हार्डनेस में। 75 से 75 से 200। 200 ppm कहीं कहीं रहता है। 75 से 115 तो देखते बहुत। कोस्ट में हम लिखे हुए हैं समवेयर 75 से 200 mg पर लीटर। बड़ा अच्छा, हम कंफ्यूजन। लोग किए भी हैं, कल हाँ, क्वेश्चन किए हैं वैसे। हार्डनेस का लिमिट में था ना, ये परमिसिबल वैल्यू में कि 75 से 115 ppm तक चलेगा। फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड ये है। हाँ हाँ, फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड ये बात तो सही बता रहे हैं आप। और बोल रहे थे मैम कि शायद 200 से अगर तक, ज्यादा हाँ, 200 होगा तब यूज नहीं करें। एक्सेप्टेबल। हाँ, हाँ 200 तक एक्सेप्टेबल बता रहे हैं। ये भी बात तो 200 सही से है। ज्यादा हो जाएगा तो यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ कभी तो हाँ बता रहे थे बिल्कुल। लाइव क्लास में। हाँ बताएं तो थे। चलिए कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया वाला हम और लिख देख रहे हैं लेंगे इसका, रेंज थोड़ा। सही बोल रहे हैं हाँ का? बताओ। कॉज बताओ एक्सेप्टेबल लिमिट है 200 mg पर लीटर, और कॉज ऑफ रिजेक्शन है इसका 6000 mg पर लीटर। कहाँ चले गया 6000? इसमें तीनों सही है, A B C D आंसर होगा। हाँ डी होगा, सारा टेस्ट करते हैं। वही लिखा हुआ कंफर्मेटरी और कंप्लीटेड स्टेज कब माना जाएगा, पूरा टेस्ट ही लिखा हुआ है इसमें। और ड्रिंकिंग अच्छा, एमपीएम वैल्यू नील होना चाहिए। ये PDF है जो कोई बुक का है? हाँ जी, बुक है, ऑब्जेक्टिव का बुक है ना। क्या? गुप्ता एंड गुप्ता? हाँ ऑब्जेक्टिव का बुक है ये। मतलब बुक है ना? क्या मतलब, लगता है कि सारा क्वेश्चन सेम टू सेम गूगल पर से छाप दिया गया है। बुक में से छापा है गूगल पे बॉस, उल्टा आप नहीं बोलिए। जो भी हो। मतलब कि आज हम देख चुके हैं 1-2 घंटा पहले गूगल पे, तो मतलब कि एकदम सब डाटा के साथ मिल रहा है, बस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नहीं तो बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन जो किया है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रदीप राठौर लेक्चरर है DTEMP में, और वो उनका यूट्यूब पे चैनल भी है, तो वही PDF को क्रिएट किए हैं, खुद से सॉल्यूशन बनाए हैं, समझ गए? हाँ, ये ऑप्शन अब पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, वही है और का। हाँ हाँ वही, बुक एक्चुअल में है मेरे पास, बुक भी है गुप्ता एंड गुप्ता का, लेकिन उसमें खाली आंसर पेंसिल से टिक किया हुआ है, तो हम लोग को एक्सप्लेनेशन भी तो थोड़ा PDF थोड़ा को चाहिए। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना जी, एक्सटर्नल ग्रुप। यूट्यूब पे जैसे 100 MB तक, ये यूट्यूब बोल रहे हैं, ये इस पे शेयर हो सकता है, ये टीम्स पे हो सकता है शेयर, लेकिन ये व्हाट्सएप पे नहीं हो हाँ, पाएगा। व्हाट्सएप पे फिर लिमिटेड ना है, 100 MB से ज्यादा का फाइल नहीं जा पाता है। तो टीम पर तो से डाउनलोड कर सकते हैं ना फिर अपना। हाँ, आराम से। ठीक है, कर दीजिएगा। अच्छा काहे कि ठीक है, यहाँ पे एल्कलिनिटी। पढ़ने का मौका नहीं मिलता है ना, एक्सप्लेनेशन। सही बात है। एल्कलिनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म्स ऑफ, बताइए एल्कलिनिटी को किस पे करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट ना कार्बोनेट। था? हाँ हाँ हाँ, कैल्शियम याद तो आ कार्बोनेट। रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होना चाहिए। हाँ गुना हो जाता था लास्ट में। ए आंसर ही सही है। हम्म। देख लेते हैं थोड़ा सा। टोटल एल्कलिनिटी इज मेजर बाय कलेक्टिंग वाटर सैंपल, ठीक है लिए, और मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एसिड नीडेड टू ब्रिंग द सैंपल टू द pH ऑफ 4.2 तक लेके आ जाते हैं ना।
क्या बोल रहे हैं? अच्छा, फिर यहाँ लास्ट में लिखा है ना कि द रिजल्ट इज रिपोर्टेड इन मिलीग्राम, यानी कि mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के स्केल पे हम लोग इसको दिखाते हैं। फिर ये देखिए ये वाला, वही 10⁻⁻14 होगा। हाँ जी। अब लगता है कि इसके बाद का कर लिए थे हम लोग। स्ट्रॉन्गर एसिड 2 वाला करेगा। टर्बिडिटी मेजर करते हैं सिलिका स्केल पे या प्लेटिनम स्केल, बताइए। सिलिका। सिलिका। सिलिका स्केल, स्केल, हाँ। अब तो लगता है कोई बताया था कि सैंड को फाइनली तोड़ देंगे, वो तो सिलिका हुआ, टर्बिडिटी कॉज करेगा। गए थे। वही ना, यहाँ पे लिखा है 5 to 20 ppm रेंज। कितना होगा बताइए। 10 ppm अभी ना बोल दिया जी। 20 ppm भी होगा। 5 to 10 अभी ना बोले पीछे। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब लगता है कि खत्म करना चाहिए इसको। बताइए इस सी हो हाँ सब जाएगा। किया हुआ, सी हो सब जाएगा। किया हुआ है पीछे। स्टार्च आयोडीन और ऑर्थो आयोडीन दोनों से ना। हाँ। ठीक है, ये सब लेकिन पढ़ना नहीं था हम लोग को। खैर, अब यहाँ से रहने देते। और किसी के पास क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन उसको भी प्रेजेंट कर देंगे। नहीं है, तब रहने देते हैं आज का डिस्कशन। या और कुछ क्वेश्चन है, डाउट हो तो उसे भी डिस्कस कर सकते हैं।